आदरणीय एनके सिंह साहब से अनुरोध करता हूं, कृपया वो अपना विचार रखने का कष्ट करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं विजेश जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके समक्ष आने के लिए आज इस पुण्यतिथि पे जो आपने अवसर दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं और कृतज्ञ हूं कि पुनः दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उनसे कुछ स्रोत, कुछ बुद्धि प्राप्त करने का यह अवसर आपने दिया। मैं उनको और जितने समक्ष हैं जो आज संचालन कर रहे हैं, बीजेपी के हम लोगों के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन सभी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आज 108वां जो उनकी पुण्यतिथि पे है दीनदयाल उपाध्याय जी के, एक हम बहुत ऐतिहासिक चरण पे भारत है। क्यों? उन्होंने जो राह दिखाए थे, उन्होंने जो कुछ अपने विचार व्यक्त किए थे, मैं उन विचारों को पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ। 1965 में वो एक अपने भाषण में जिसका शीर्षक था, आप सब अवगत होंगे, जिन्हें इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के रूप से वो कुछ श्रृंखला थी जिसके ऊपर उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। भारत के समक्ष उन्होंने कहा था 1965 में, और मैं कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा था, India's heritage is a treasure grove of knowledge and values which guided humanity for centuries. यह उसी रूप से है जिससे उनसे बहुत पहले मार्क ट्वेन साहब जो हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने लिखते समय कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ मार्क ट्वेन से, उन्होंने कहा, India is a cradle of the human race. यह वही है जो उसी समय बृहस्पति में कहा गया है, हिमालय समार्भय यावत इंदु सरोवर तह देवंत निमत देश हिंदुस्तान टचकते। अंग्रेजी में अनुवाद, starting from the Himalayas and extending to the Indian Ocean is a nation built by God's God. That's the nation. आज का जो विषय आपने दिया है वो विषय काफ़ी आज की जो संदर्भ है उसके लिए उचित है, क्योंकि इसी संदर्भ में मुझे अभी 2 अवसर मिला कुछ भाषण देने का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिनके द्वारा मुझे 3 जुलाई को एक ऑनररी फेलोशिप कन्फर किया गया है। अपने उस एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने उसका शीर्षक दिया था इंडिया एरा। क्यों? क्योंकि वो है, वही है कि इंडिया एज इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर। इसी संदर्भ में इन आइडियाज़, इन विचारों को व्यक्त करते हुए आइडियाज़ ऑफ भारत के समक्ष में 15 दिन पूर्व भी मुझे सौभाग्य मिला इसी विषय में। मैं 2-3 इतिहास के पन्नों को उल्टाना चाहता हूँ। आप स्मरण करें, जो इतिहास के विशेषज्ञ हों, कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस एडिसन, जिनके लेखों के बारे में या जिनके पुस्तक के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, उन्होंने एक उनकी बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका शीर्षक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। हिंदुस्तान के बारे में विवरण करते हुए प्रोफेसर एंडरसन ने कहा कि विश्व के पूरे जीडीपी का 10वां सदी 10th सेंचुरी से 15-17 सेंचुरी तक भारत
24.3% उस टोटल ग्लोबल जीडीपी का भारत से ही प्राप्त हो रहा था। उसके पूर्व आप देखें, फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो गुप्ता एम्पायर के समय था, उस समय में भारत का जो योगदान था ग्लोबल जीडीपी में वो लगभग 33 से 35% था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई गिरावट, उसके बाद राज्य पलटे, धीरे धीरे भारत का जो प्रभाव था वो कमता गया। और उसी कमते के कारण आपको स्मरण होगा जब 1947 में हम लोगों ने स्वराज्य प्राप्त किया, उसके बाद बहुत दिनों तक भटकते रहे 3 लक्ष्य के ऊपर। उन 3 लक्ष्य के 3 शब्द में प्रयोग करूं, वो 3 F थे। F क्या? फूड, फ्यूल और फाइनेंस। इन तीनों के ही जरिए में तब से भटकते रहे। झटका लगा और झटका के बाद हमारी ऐसी हालत हो गई। 1991 के बारे में मैं अभी विवरण कर रहा था, विजेश भाई को बता रहा था कि वो दिन क्या था, क्योंकि वो दिन मैंने स्वयं उन दिनों का मुझे अनुभव है कि ऐसा भी समय था कि रिजर्व बैंक का गवर्नर मुझे फोन करता था, मैं वित्त मंत्रालय में था, कि नंदू बाबू 20 शनिवार तक 20 महीने की उन्हें चाहिए शनिवार तक $20 मिलियन भारत की मर्यादा को रखने के लिए, नहीं तो हम लोग एक डेट डिफॉल्टर के रूप में बन जाते। और एक बार अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप डेट डिफॉल्टर बन जाते हैं तो आप एक पराया बन जाते हैं। उसके बाद कुछ संभले, कुछ परिवर्तन हुए। उस समय परिवर्तन, क्योंकि उसके बाद हम लोगों का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम लोग उसके पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में संभल सकते थे, नहीं संभल पाए। और ढलते ढलते परिस्थिति ये हो गई जिसका कि मैंने आपको विवरण दिया। लेकिन उसके बाद हम लोग में निरंतर प्रगति हुई और आज प्रगति के पश्चात इस दृष्टिकोण में है कि विश्व के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में पिछले 10 वर्षों में जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, उपलब्धि की है, हम ही एक ऐसे आज देश है कि 4था वर्ष सक्सेसिवली 7 से 8% जीडीपी की उपलब्धि प्राप्त की है। शायद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक भी स्वीकार कर रहा है कि इंडिया इज टुडे द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। आज हम लोग तो प्रगति कर रहे हैं कि विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। कुछ दिन में तो निश्चित रूप से बनने के हम लोग रास्ते पे हैं। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे हम लोग जानते हैं उस रूप से देखें तो 3rd लार्जेस्ट तो हम लोग बन चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और उसके बाद भारत बन चुके हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी रास्ता बहुत और आगे है। अगर इतिहास के पन्नों पर चले तो जैसा आपने बताया, हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में अपने को परिवर्तित करना। और जब हम विकसित भारत के रूप में हम अपने को परिवर्तित कर लेंगे तो विषय के दृष्टिकोण से हमें एक सिस्टम्स लीडर, एक ऐसा राज्य जो इन जटिल समस्याओं के उलझन में नहीं पड़ते, अपने को एक आज की जो परिस्थिति है उसमें पर्यावरण और अन्य दृष्टिकोण से भी अपने को विकसित भारत के रूप में 2047 तक लक्ष्य को मान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन लक्ष्य के पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यक कदम है? सर्वप्रथम जैसा मैंने कहा कि 7 से 8% 4 वर्षों तक निरंतर हमने
प्रगति की है। और इसको रियल टर्म्स में, आप नॉमिनल टर्म जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं, जिसमें कि आप डिफ्लेटर अगर जोड़ लीजिए तो लगभग 11 से 12% ये चौथा वर्ष है जो हम लोग उस दिशा में प्राप्ति हम लोगों ने कर ली है। और आवश्यक है कि अगर जो विश्व बैंक का मापदंड है कि अपने को एक विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने के लिए आज हम लोग 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है, आवश्यक है कि यह बढ़ते बढ़ते 23 ट्रिलियन डॉलर होना आवश्यक है। और ये संभव है, ज़रूर इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन चूंकि एशिया के ही अन्य राज्यों ने इस चुनौतियों से स्वीकार किया है तो भारत में ये क्षमता है और हमें ये शक्ति है कि हम ये लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई ऐसा नहीं है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अधीन, फ्री फेयर इलेक्शन के अधीन, इस दृष्टिकोण और इस लक्ष्य से जो हमारी अभी राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल स्थिरता है, इस लक्ष्य में कोई अड़चन नहीं। दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक के अधीन जो हमारी जिसे लोग ग्रामीण पॉवर्टी कहते हैं वो घट करके 2.5% है, अर्बन पॉवर्टी 1% है। और हम लोगों ने पिछले 10 साल में 250 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको हमने अपनी क्षमता से जो गरीबी की रेखा है उसके ऊपर ले गए हैं। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मेरे ही मित्र प्रोफेसर लॉरेंस समर्स, जिनकी अध्यक्षता में मैं और प्रोफेसर लॉरेंस समर्स दो हम लोगों ने लिखी है, उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए ये 21st सेंचुरी मिरेकल माना जाएगा कि आपने 10 वर्षों के अधीन 250 मिलियन लोगों को जो गरीबी की रेखा है उसके आप ऊपर ले गए हैं। लेकिन हमारे लिए और हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। आज जो विश्व बैंक के अधीन गरीबी रेखा का जो उन्होंने चिन्ह लगाया है वह 1.90 डॉलर, वो उसके आधार पे ये हम लोगों ने उपलब्धियां की हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि वह 1.9 डॉलर नहीं, इसे 3 डॉलर या 3.5 डॉलर के जो मापदंड हैं उसके तुलनात्मक आगे बढ़ें। और हमारी हमें जो क्षमता है, जो एज डिपेंडेंसी रेशियो है, जो क्षमता है कि नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण में ये हम लोगों ने जो सिद्धि प्राप्त की है कि चलता जाए और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए जो नई चुनौतियां आए हैं उसको इस रूप से करें। तीसरा जो चुनौती है, ये सब उपलब्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि जो वर्तमान हम लोग की जिसे लोग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता के पूर्व जो उन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया था कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी का मैं अध्यक्षता करूं। मैंने कुछ जो अनुशंसा की, वो अनुशंसा सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार किया। तो उसके अधीन जो हमने जो पार्लियामेंट के समक्ष जो हम लोगों की रिपोर्ट गई थी, पार्लियामेंट ने भी इसे स्वीकार किया कि डेट टू जीडीपी के ऊपर आगे और उपलब्धियां हैं, उसको ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि यह 60% के ही नीचे रहे। और जो फिस्कल डेफिसिट के नॉर्म्स हैं वह भी 3% के ही लगभग रहे। 3% राज्यों में, जोशी भाई आप तो उत्तर प्रदेश
कि जो चुनौतियां हैं संबंध होंगे कि 3% राज्यों को हासिल करना कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन पूरे राज्यों को, हर एक राज्यों को 3% और केंद्र में भी उसे 3% की जो चुनौती है उसको करते चले और आगे बढ़ें। चौथा चुनौती जो है, जो लगभग वही है जो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, वह लक्ष्य की पूर्ति केवल वो पूर्ति कठिन है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत उस पर भी केंद्रित होगा कि क्या हम लोग जो पर्यावरण से नई चुनौतियां आई हैं, जिसे लोग एक लो कार्बन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जानते हैं, उसके लिए जो आवश्यक क्षमता है और उसके लिए जो आवश्यक राशि है उसको किस रूप से उपलब्ध करें। तो यह जानते हुए और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो नई चुनौतियां हैं उसको किस रूप से, अभी पेंडेमिक आई, पेंडेमिक में कई इतिहास और पेंडेमिक बहुत कुछ बता के गई। पेंडेमिक ये भी बता के गई कि आपका भूल है कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन और मार्केट में अंधविश्वास क्यों कर रहे हैं। चुनौतियां ऐसी आई ब्रजेश भाई, आपको स्मरण होगा कि जिस समय हमारी ड्रग्स की इंडस्ट्री थी और जिसे लोग API के रूप से जानते हैं, ऑक्सिलरी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, हम लोगों की फैक्ट्री हम लोगों ने बंद कर दी, चाइना के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए। समय यह भी आया पेंडेमिक के समय कि शायद अगर चाइना से ये उपलब्ध नहीं हो सके तो क्या जो पेंडेमिक से लड़ने के लिए आवश्यक दवाइयां हैं उसे बना सके कि नहीं। खैर, हम उस राह पर चलते गए, पेंडेमिक पीछे गया, लेकिन एक छोड़ के गया है कि आत्मनिर्भर भारत का महत्व और आत्मनिर्भर भारत और विश्व में लोग उसी को नमन करते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर और सुदृढ़ है। यह वही मार्ग है जिनके संबंध में वो बहुत कुछ स्वर्गीय बता चुके दीनदयाल उपाध्याय जी, उस मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। तो इसी दृष्टिकोण से जो रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में और रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में जो उन्होंने कुछ राय दिए, ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में उन्होंने जो संबंध दिए, भारत की एक ऐसा है राज्य जो प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पेरिस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इस संबंध में चुनौती है मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और उन्होंने घोषणा की नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन के समक्ष। क्या थी वो यह थी कि भारत 2030 तक 33 से 35 ऊर्जा जो उत्पन्न करेगी वो रिन्यूएबल ऊर्जा होगी। आपको जान करके हर्ष होगा कि भारत ही एक ऐसा राज्य है जो 2030 के पहले हम लोगों ने उसको संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। और जो मेरा अब लक्ष्य है कि 2050 तक अपने को एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बना दे, उसके ऊपर अग्रसर हम लोग प्रगति कर रहे हैं। पांचवा है कि किस रूप से और किस तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं कैसे ग्रहण किया जाए। ग्रहण इस रूप से किया जाए कि उसकी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन साथ ही साथ जो मानस है उस पर कोई परिवर्तन नहीं। बेरोजगारी की समस्या, रोजगार देने की समस्या, इसके ऊपर भी किस रूप से विशेषकर महिलाओं, विशेषकर युवा के ऊपर कैसे हम लोग उन्हें ऐसे कार्य दें
जो वैल्यू एडेड का जो तकनीकी उपलब्धि के साथ साथ इस चुनौती को हम लोग किस रूप से उसमें परिवर्तन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका ग्रहण करना उपलब्ध है, आपको जानकर के हर्ष होगा कि समक्ष $1 ट्रिलियन की ये डिजिटल इकोनॉमी तो हम लोगों ने उपलब्ध कर ली है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रहण कर लिया है, जिसका कि विभिन्न रूप से प्रयोग होगा कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो अपने कृषि कर रहे हैं उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करें तो उनकी उपलब्धि और प्रोडक्टिविटी बहुत रूप से बढ़ सकती है। और इसी दृष्टिकोण से आप देखें तो कुछ देखते हुए ही आज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसे एक बहुत बड़ा लक्षण लोग मानते हैं टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से, 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में सक्षम है, काम कर रहे हैं। आगे आने वाले देशों में इसकी और भी प्रगति होगी। यह खेल का एक शुरुआत है। उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, उस संबंध में जो भारत की तकनीकी क्षमता है उसके संदर्भ में उन्होंने कई रास्ते बताए हैं। मेरे जानते हम लोगों की चुनौती होगी कि किस रूप से नई तकनीकों को ग्रहण कर सके, लेकिन लाइफ की जो क्वालिटी है और जो ह्यूमन क्वालिटी है, इसके लिए आवश्यक है कि जो मानसिकता है मानसिकता रहे। लोग इसे कहते हैं विश्व का एक सबसे बड़ा चुनौती। मेरे ही जो मित्र हैं लैरी समर्स, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, जब मैं अप्रैल के महीने में वॉशिंगटन में एक लेक्चर दे रहा था तो हास्यप्रद रूप से मैंने प्रोफेसर लैरी समर्स से पूछा कि आप जो जेन एआई है, जो सबसे प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विश्व में कंपनी है, आप उसके बोर्ड पे हैं, तो लैरी आप ये बताएं हमें कि आपको कुछ अद्भुत आपको अनुभव हुआ? उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, एक उदाहरण तो दें। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि जो ऑल्टमैन साहब हैं जो कंपनी चलाते हैं, वो उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ एक आपको एक अनुभव दें। तो लैरी ने उन्हें कहा हाँ दीजिए। कहते ही उसी कुछ क्षणों में एक गाड़ी लग गई सामने, दरवाज़ा खुल गया, आवाज़ आई लैरी गेट इन। मैं वहाँ बैठ गया, देखा कोई नहीं है, गाड़ी चल पड़ी, बड़ी रफ्तार से गाड़ी चल पड़ी। हर एक क्षण मेरे ये लग रहे थे कि इतने रफ्तार से गाड़ी चल रही है और कभी भी एक एक्सीडेंट हो सकता है। कुछ नहीं हुआ, जल पहुंच गए, वही आवाज़ आई, दरवाजे खुल गए। उन्होंने कहा लैरी थैंक यू वेरी मच, कोई दरबान नहीं। उस आवाज़ ने पूछा आपको अपना कमरा का चाबी है? मैंने कहा हाँ। गुड बाय लैरी, मैं आ गया। तो मैंने उनसे पूछा अब ड्राइवर क्या करेंगे, अब दरबान कहाँ जाएंगे, अब रिसेप्शनिस्ट कहाँ जाएगा? ये तो आपका तजुर्बा हो, लेकिन आप विश्व के दृष्टिकोण से देखें, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। यद्यपि आप देखें कि जो मेरा अनुभव है वो अचंभित अनुभव रहा, लेकिन जो मानसिकता है और जो ये दूराभास है कि क्या ऐसे दिन आ सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर दे, हमारे ब्रेन की कोई क्षमता नहीं रहे, तो यह एक चुनौती हमारे समक्ष है। इन चुनौतियों के बावजूद आज विश्व विभाजित है। जो हमारी संदर्भ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं।
जिस विश्वास पर हम चल पड़े थे, उस विश्वास में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जहाँ भी आप देखें युद्ध का माहौल, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, जहाँ भी आप देखें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का टकराव रोज चल रहा है। इसके संदर्भ हिंदुस्तान, भारत की उत्तरदायित्व बदल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समक्ष जो सूत्रधार थे और जिस सूत्रधार के आधार पर कठपुतलियां नाच रही थी, पुतलियां एक या दो थी, आज सब जगह कठपुतली हैं। विश्व को जरूरत है कई सूत्रधारों की, और भारत एक सूत्रधार है। महाभारत में आप स्मरण करें, महाभारत में कि एक सारथी की आवश्यकता है। आज जो विश्व में परिवर्तन हो गया है, भारत अपनी क्षमता से, भारत जिसकी लीडरशिप के ऊपर विश्व को विश्वास है, एक ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन चुका है। भारत एक सारथी के रूप में उभरा है। इसके लिए सारथी और सूत्रधार दोनों हैं। इसी संदर्भ में आज का जो शीर्षक आपने रखा है वो उसी रास्ते पे है, उन्हीं सपनों पे है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो उनके राह थे। तो इन शब्दों के साथ समाप्त करूं कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, जिसे वेलफेयर सिटीजन्स के लिए लाभ में है, उसी राह पर हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए मैंने अपने एक्सेप्टेंस भाषण का शीर्षक दिया था, आज के दृष्टिकोण से मैं देखूँ इंडिया एरा, आगे आने वाले सदियों में लोग इसे कहेंगे द इमर्जेंस ऑफ द इंडिया एरा। धन्यवाद।